गुड मॉर्निंग क्लास। हम पढ़ रहे हैं आपकी आरोह की पुस्तक के गद्य भाग की कहानी नमक, जिसके लेखक हैं रजिया सज्जाद जहीर। इस कहानी में हमने पढ़ा कि जो सफिया होती है वो पाकिस्तान जाती है अपने भाइयों से मिलने, और सिख बीबी ने उससे कहा था कि ला सकती हो तो थोड़ा लाहौरी नमक ले आना। सिख बीबी उसे अपनी माँ के समान दिखाई देती थी। तो यह जो भारत पाकिस्तान के विभाजन पर आधारित कहानी है, इसकी पंक्तियां हम आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मारे गुस्से के उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। किसकी? सफिया की। सफिया के भाई ने उसे कहा कि आपके हिस्से में तो ज्यादा नमक आया है, आप क्या करेंगे नमक ले जाकर? और आपको तो समझाना भी बेकार है, क्योंकि आप अदीब ठहरी। अदीबों का दिमाग थोड़ा सा फिरा हुआ ही रहता है। तो ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसका भाई सिर हिलाकर चुप हो गया। अगले रोज 2 बजे दिन को उसे रवाना होना था। सुबह के लिए बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग रात को ही करके रखनी थी। दिन में 2 बजे अगले दिन निकलना था सफिया को, तो रात को ही उसे सारी पैकिंग खत्म करनी थी, क्योंकि सुबह सब उसे सी ऑफ करने आएंगे, औपचारिकताएं पूरी होंगी, उसी में 2 बज जाएंगे, टाइम पूरा हो जाएगा। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके वह सामान बांधने लगी। इधर उधर फैली हुई चीजें धीरे धीरे सिमटकर सूटकेस और बिस्तर बंद में चली गई। सिर्फ 2 चीजें रह गईं। एक तो वह छोटी सी टोकरी जिसमें किन्नू थे। किन्नू एक फल होता है जो कि खट्टा होता है। यह मौसमी और नारंगी के समान दिखता है। एक दोस्त का तोहफा, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल, माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, संतरे की तरह नाजुक। और दूसरी थी वह नमक की पुड़िया। 2 चीजें रह गई थी। एक तो किन्नू की टोकरी बाहर रह गई थी और एक नमक की पुड़िया बाहर थी। अब तक सफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना का स्थान बुद्धि धीरे धीरे ले रही थी। नमक की पुड़िया ले जाती तो है, पर कैसे? अच्छा, अगर इसे हाथ में ले ले और कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख दे। लेकिन अगर कस्टम वालों ने न जाने दिया तो? मजबूरी है, छोड़ देंगे। लेकिन फिर उस वायदे का क्या होगा जो हमने अपनी माँ से किया था? हम अपने को सैयद कहते हैं, फिर वायदा करके झुठलाने के क्या मायने? जान देकर भी वायदा पूरा करना होगा, मगर कैसे? अच्छा, अगर इसे किन्नुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख लिया जाए तो इतने किन्नुओं के ढेर में भला कौन इसे देखेगा? और अगर देख लिया, नहीं जी, फलों की टोकरियां तो आते वक्त भी किसी ने नहीं देखी थी। उधर से केले, इधर से किन्नू सभी ला रहे थे, ले जा रहे थे। यही ठीक है, फिर देखा जाएगा। देखो बेटा, 2 ही चीजें बाहर रह गई थी, तो उसके दिमाग में असमंजस चल रहा था कि किस प्रकार वो नमक को लेकर जाए। पहले तो उसने सोचा किन्नुओं की टोकरी में, किन्नू जो फल थे उस टोकरी में वो सबसे नीचे रख लेगी, और फलों की टोकरी तो आते जाते समय कस्टम में चेक ही नहीं हो रही थी, और यदि चेक हुई तो छोड़ देगी। और उसे लगा यदि छोड़ देगी तो उस वायदे का क्या जो उसने अपनी माँ से किया था कि वह उनके लिए नमक लेकर आएगी। हम अपने आप को सैयद कहते हैं तो वादा खिलाफ तो कर ही नहीं सकते, वादा हमें निभाना है। उसने किन्नू कालीन पर उलट दिए, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांककर उसने पुड़िया को देखा और ऐसा महसूस हुआ मानो उसने अपने किसी प्यारे को कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर उकड़ू बैठी रही, पुड़िया को तकती रही और उन कहानियों को याद करती रही जिन्हें वह अपने बचपन में अम्मा से सुना करती थी, जिनमें शहजादा अपनी रान चीरकर हीरा छिपा लेता है और देवों, खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ
सरहदों से गुजर जाता है। इस जमाने में ऐसी कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वह अपना दिल चीर कर उसमें वह नमक छिपा लेती। उसने एक आह भरी। सफिया ने क्या किया, जो किन्नू की टोकरी थी उसमें नीचे ही नीचे उसने नमक की पुड़िया रख दी और उस पुड़िया को देखती रही, जैसे अपने किसी प्यारी सी चीज को, किसी अपने प्रियजन को कब्र में उतार दिया हो। और उसके बाद उसे वो कहानियां याद आने लगी जो बचपन में वो अपनी अम्मा से सुना करती थी। जो राजकुमार होता था वो हीरे को, मतलब किसी प्रकार के विशेष फूल को, किसी विशेष प्रकार के हीरे को, मतलब ऐसे छुपा कर लाता था कि वो, और सबसे बचाकर उस चीज को वो राजकुमार ले जाता था। तो उसको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो एक बहुत कीमती चीज, बहुत प्यारी और अदब चीज को इस प्रकार छुपा कर ले जाती है। आज के ज़माने में इस तरह की कोई तकनीक नहीं हो सकती, नहीं तो वह भी इस प्रकार करती। फिर वह किन्नुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, पुड़िया के इधर उधर, आसपास, ऊपर, यहाँ तक कि बिल्कुल छिप गई। पुड़िया को उसने किन्नुओं से बिल्कुल छिपा दिया। आश्वस्त होकर उसने हाथ झाड़े, सूटकेस पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और लेटकर दोहर ओढ़ ली। मतलब उसने पुड़िया को किन्नुओं के बीच में अच्छे से छुपाया, हाथ झाड़े, आश्वस्त हो गई। वो कॉन्फिडेंट थी कि उसने ये काम बड़े अच्छे से कर लिया, सूटकेस वगैरह सब ठिकाने रख के, और उसके बाद वो आश्वस्त भाव से लेट गई और उसने चादर ओढ़ ली। रात को तकरीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली में से आ रही थी, मगर चांदनी साफ और ठंडी थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना दरख्त सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स लहरा रहा था। कभी किसी तरफ से किसी की दबी हुई खांसी की आहट, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी और फिर सन्नाटा। ये रात्रिकालीन वर्णन सफिया कर रही है कि रात को जब वो लेट गई, बहुत देर तक उन्हें नींद नहीं आई, और फिर जब आई तो रात को तकरीबन 1:30 बजे ये सब माहौल हो रहा था। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी, चांदनी छिटकी हुई थी। चांदनी का जो प्रकाश एक पेड़ पर गिर रहा था, उसकी परछाई सामने वाली दीवार पर उभर रही थी। और फिर कभी कभी सन्नाटा तोड़ देने के लिए चौकीदार की सीटी, कुत्तों की आवाज या किसी किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। यह पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त, बाप की कब्र, नन्हे नन्हे भतीजे भतीजियाँ जो उसे बड़ी मासूमियत से पूछते थे। फूफी सबके और सफिया के बीच में एक सरहद थी और बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगला जो कस्टम कहलाता था। यानी इस देश से उस देश जाने के लिए या आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जो कि निश्चित अवधि के लिए होता है। तो सफिया के जो भतीजे भतीजी थे वो बड़ी मासूमियत से उससे पूछा करते थे कि बुआ जी आप वहाँ क्यों रहती हैं जहाँ हम नहीं आ सकते? कल वह लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती, यह भी हो सकता है कि अब कभी ना आ सके। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। फिर उसे एक सफेद दुपट्टे का दूधिया आंचल लहराता दिखाई देने लगा, जिस पर यहाँ वहाँ सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहाँ से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। धीरे धीरे सफिया की आंख लग गई, उसे नींद आ गई। नींद में उसे वही दूधिया आंचल लहराता हुआ दिखाई दिया। सिख बीवी उसे दिखाई देने लगी जो उन्होंने उन्हें कहा था कि हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर देखा इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती
चुपचाप, उदास जैसे दो बेजान परछाइयाँ। सफिया की आंख लग गई थी। सपने में ही मतलब उसे ये दृश्य दिखाई देने लगा कि जैसे इकबाल का मकबरा है, लाहौर का किला है और मस्जिद की सीढ़ियों पर दो बेजान परछाइयाँ बैठी हैं। देखिए क्या है, तो तुम कल चली जाओगी, हाँ, अब कब आओगी मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आँख खुली। शायद उसने मकबरे की सीढ़ियों के नीचे लगी धूप से एक पत्ती तोड़ी थी जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किन्नुओं से लबालब भरी टोकरी पर जा पड़ा था। रसीले ठंडे किन्नू जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, यह हिंदुस्तान पाकिस्तान की एकता का मेवा है। यानी सपने में ये सारे ख्याल, नींदों में ये सारे ख्याल सफिया को आ रहे थे कि वो बैठी है मकबरे की सीढ़ियों के पास में, वहाँ दो बेजान परछाइयाँ बैठी है, एक वो और एक उसकी अम्मी। वो उससे पूछ रही है, तुम चली जाओगी, अब कब आओगी। तो वो जो दृश्य चल रहा है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे उसने जो पास में दो पत्तियां हैं उन पर ओस की बूंदें जमी हुई है, उन्हें छू लिया है। जबकि हकीकत में क्या हुआ कि उसका हाथ रसीले किन्नुओं पर चला गया था। जैसे कई बार आपने देखा है कि हम नींद में इतना खो जाते हैं, इतनी गहन निद्रा में होते हैं कि हम चल रहे, गड्ढा आया, हम गिर गए और वह झटका हमें असलियत में भी लगता है। तो उसी प्रकार ये दृश्य में सपनों में अपनों से बातें कर रही थी और हकीकत में ये वापस आ गई हैं। अब देखिए क्या हुआ। सफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। भाई बाहर टहल रहा था। दिल्ली तक का किराया उसने दे दिया था। अब उसको चेकिंग के प्रोसेस से भी गुजरना था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए किन्नुओं की टोकरी पर निगाहें जमाए यह सोच रही थी कि आसपास इधर इतने लोग हैं, लेकिन सिर्फ वही जानती है कि टोकरी की तह में किन्नुओं के नीचे नमक की पुड़िया है। यानी यह गैर कानूनी है और वह इसे चोरी छुपे किन्नुओं की टोकरी में दबा कर ले जा रही है। यह बात सिर्फ वही जानती है और इसी बात ने उसके मन में उथल पुथल भी मचा रखी है। बेटा आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ तक का चैप्टर आप रीड करिएगा। कुछ समझ में नहीं आए ग्रुप में शेयर कीजिएगा। पहलवान की ढोलक के क्वेश्चन आंसर्स, उसका समरी, शब्दार्थ सब मैंने आपसे शेयर कर दिए हैं। वह काम आपको कंप्लीट करना है और वो काम भी आपको पीडीएफ के रूप में ग्रुप में शेयर करना है, जिसके थ्रू आपकी अटेंडेंस हो सके। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए